अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। IMF से पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त मिल गई है, जिसके मज़बूत असरात जारी हैं। ईद से पहले मुल्क जिन मुआशी खतरात का सामना कर रहा था, अब हालात यकसर तब्दील होते नजर आ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि IMF के रवैये में इस तब्दीली की वजूहात क्या हैं, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना गुज़िश्ता कई माह से IMF रवैये को जियो पॉलिटिक्स का शाखसाना करार दे रहे थे। अब कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की हिमायत हासिल थी। ये सवाल अमेरिकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर से भी पूछा गया। We stand by the Pakistani people in these difficult times. Our support for the country's economic success is unwavering, and we will continue to engage with Pakistan through technical engagements. The United States does not ask Pakistan or any other country to choose between the United States and the PRC, or to choose between the United States and any other country. Our relations with Pakistan build on our close people-to-people ties, and we will continue to seek ways to expand our partnership and economic ties. Our economic cooperation with Pakistan reflects our vision for the region as one of comprised of nations that are independent, strong, and prosperous. And our relationships are based on a spirit of respect and partnership. बड़ी अहम बात की है, अमेरिका का फोकस हुकूमत से ज़्यादा अवामी राब्तों पर है। इस हवाले से अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी डायस्पोरा का अहम किरदार है, जो पिछले एक साल में सियासी हवालों से बड़े एक्टिव रहे हैं। इन कोशिशों के नतीजे में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस की बात की थी, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या IMF प्रोग्राम के लिए अमेरिकी हिमायत मशरूत थी या नहीं, क्योंकि प्रोग्राम मंजूरी से पहले IMF वफ़द की ज़मान पार्क आमद को गैर मामूली करार दिया गया। इसी तरह यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP स्टेटस की तजदीद के लिए रखी शराइत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या मगरबी ब्लॉक पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज हो सकता है? दूसरी तरफ PTI चेयरमैन को आज मजीद केसेस में जमानत मिल गई है, जबकि इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में जारी तोशाखाना केस में आज भी PTI चेयरमैन पेश नहीं हुए। ताहम अदालती बरहमी के बावजूद कोई तादीबी कार्रवाई का इंदिया नहीं दिया गया। अलकादर केस में भी आज नैब रावलपिंडी ने PTI चेयरमैन को तफ्तीश के लिए तलब कर रखा था, लेकिन वहाँ भी वो पेश नहीं हुए। अलकादर केस पर साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के बयानात आए हैं। देखना है कि 190 मिलियन पाउंड के इस केस में नैब क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि उन केसेस के फैसलों का बराह रास्त असर मुस्तकबिल की सियासी टाइमलाइन पर पड़ सकता है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कल अपनी हुकूमत के खात्मे की डेडलाइन तो दी, मगर इलेक्शन की तारीख पर कोई यकीनी बात नहीं की। इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीडियोज़ में इस वक्त फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं फैसल वाडा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू से रहे, बड़े एक्टिव रहे। अब चूँकि तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, फैसल वाडा साहब को बहुत सारे मामलात का अंदाज़ा होता है और वक्त के साथ साथ वो बातें ठीक साबित हो रही हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। फैसल वाडा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो मैंने आपसे बात करनी है शहजाद अकबर साहब का इंटरव्यू, उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो उन्होंने बातें की हैं, लेकिन कुछ ओवरऑल पिक्चर भी डिस्कस करनी है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो IMF प्रोग्राम है, ये अमरीकी हिमायत आपको क्या लगता है, ये कंडीशनल है, अनकंडीशनल है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए यहाँ साहब, ये तो जितनी कंडीशंस रिक्वायर्ड थी वो सब मीट कर दी गई, और वो मीट करने के बाद वो प्रोग्राम आगे चल रहा है और चलेगा भी आगे। तो आई डोंट सी एनीथिंग अगेंस्ट इट कि कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ चेंज हो जाएगी या बदल जाएगी। ये तो जो IMF की शराइत थी वो सारी पूरी की गई हैं, उस पूरी करने पे तो नेचुरल लोन मिलना ही था। ओके, तो वो कंडीशंस पूरी करने की वजह से हुआ है। इसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का या एक्सटर्नल हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका आपको कोई रोल नहीं देखता? देखिए ऐसा मेरे ख्याल से जब एक्सटर्नल टर्मोइल होता है और अनरेस्ट होता है पॉलिटिकल, तो उसमें शराइत और सख्त कर दी जाती है। तो वो सख्त की गई, और मैं शायद आप ही के प्रोग्राम में बोल चुका था कि जो हमारे फ्रेंडली दोस्त ममालिक हैं वो हमें हेल्प भी कर रहे हैं, उन्होंने की भी और आगे भी करेंगे। और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किसी सूरत नहीं होना था। ख्वाहिशात बहुत सारी थी पॉलिटिकल माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कि डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए, लेकिन मैं उस दिन से आपको कह रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट अल्लाह के हुक्म से कभी नहीं होगा। तो ये जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर कोई असरअंदाज नहीं होंगी चीज़ें? ये जो हमारा इंटरनल मैटर है इसका कोई इफेक्ट नहीं है? उन्होंने और शराइत 2 की जगह 4 चीज़ें मांग ली, हालात को देखते वो तो देखिए दुनिया का दस्तूर है, जहाँ आदमी कोई फंसा हुआ हो या कोई मुल्क फंसा हुआ या मैं और आप फंसे हुए हो, उसका एडवांटेज तो लोग लेते। तो शराइत अगर 10 थी तो 12 कर दी गई, लेकिन वो मीट कर दी गई। ऐसा नहीं था कि वो मीट ना कर की जा सकती थी।
अच्छा होता कि सुकून होता तो बहुत आसानी से बहुत पहले हो जाता। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं उन्होंने जो हमारी टर्म्स हैं आईएमएफ के साथ उनको थोड़ा सा टफ बना दिया। अगर स्मूथ चल रहा होता तो शायद ये ना होता। इसका ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत या तहरीक इंसाफ? सारे ओवरऑल सारे, कोई कभी किसी चीज़ को एड्रेस नहीं कर सका। वो इनको कहते हैं अगर ये सड़कों पे ना निकलते बैठे रहते हम चीज़ों को स्मूथ डिसीजंस कर लेते हैं, वो उनको कहते हैं ये नाअहल है। ये ब्लेम गेम तो हम 3 साल उनको बोलते रहे, ये इनको बोलते रहेंगे, अभी आगे भी एक दूसरे को बोलते रहेंगे। पीटीआई आईएमएफ का जो वफद है उसकी पीटीआई के चेयरमैन से मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुलाकात की है, उन्होंने नून लीग तो गवर्नमेंट थी उनसे मुलाकात की, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं हुई है, इसको एक रंग दिया जा रहा है। बट यूजुअली ऑपोजिशन लीडर से इस तरह मुलाकात नहीं, मतलब देखिए एक रेलेवेंस तो होती है ना हर इंसान की, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने सबको यूनिफॉर्म वे में सबसे मिले। अगर वो इनसे मिले होते और किसी और से ना मिले होते तो ये सवाल बिल्कुल बचा था, क्योंकि वो सबसे मिल लिया तो ये कॉमन चीज़ होगी, नथिंग अनयूजुअल। और जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ कंडीशंस जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए जो मसला होगा, उसमें भी आपको नहीं लगता कि कोई वहाँ से सपोर्ट आएगी या इंडिकेशन है कि तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, ये हमारा इंटरनल मैटर है और नंबर 1 इसमें कोई चौधरी नहीं बन सकता मुल्क से बाहर बैठा हुआ है कोई और, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो काम किए हैं, जो इक़दाम किए हैं, वो चाहे वो पीडीएम ने किए हैं, चाहे वो मैंने किए, आपने किए हैं, या पीटीआई फॉर दैट मैटर, या पीटीआई के चेयरमैन ने जो काम किए हैं, गलत गैर कानूनी काम किए, उनकी तो सजाएं होनी है, तो वो तो हर किसी के ऊपर अप्लाई होती हैं। और अब भी वो रुक नहीं रहे, वो मजीद उसको आगे लेके जा रहे हैं, तो वो फिर तो आप कुछ नहीं कह सकते। ओके, ये जो अलकादर ट्रस्ट में और तोशा खाना के मामले में चेयरमैन पीटीआई आज भी अपेयर नहीं हुए, आपको लगता है कि ये इसी तरह स्लो प्रोसेस से चलता रहेगा या इस केस में कोई तेज़ी आने वाली? देखिए आल साहब, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो इलेक्शंस में ना बैलेट में पीटीआई नज़र आ रही है, ना ही इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ साहब के चेयरमैन साहब नज़र आ रहे हैं। और ये मैं बहुत पहले प्रेडिक्ट कर चुका था, फोर्सी कर चुका था, आप लोगों को बता चुका था, उनको भी बता चुका था। अनफॉर्चुनेटली ये तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्लेट में उठा के एक भयानक गवर्नमेंट के हवाले सब चीज़ें कर दी है, उनकी मौज हो गई है, जबकि वो भी इतनी ही नफरत रखते हैं, इतना ही बुग्ज रखते हैं, लेकिन उनकी तर्जुमानी एक्शन समेत इन्होंने कर दी। तो इन एक्चुअली तो चेयरमैन तरीके से उन सब की जो साल की ख्वाहिश थी वो एक्शन समेत पूरी कर दी, और पूरी करते हुए इतने आगे निकल गए। आप इससे पहले जब हमारे पास इंटरव्यूज में आप बात कर रहे थे तो आप ये बात कर रहे थे कि इनको कोई उम्मीदवार टिकट लेने वाला नहीं होगा। हाँ जी, मैं लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये बैलेट पे भी नहीं होंगे, चेयरमैन भी नहीं होंगे, ये तो उससे भी अगली बात नहीं। मतलब पार्टी बैन होने वाली? मैं आपको कह रहा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। और पीटीआई इसलिए कंटेस्ट नहीं कर सकती कि टिकट देने वाला तो शायद मौजूद हो, टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, तो पीटीआई इटसेल्फ विल नेवर बी पार्ट, विल नॉट बी पार्ट ऑफ। वो नाअहल हो जाएंगे और पार्टी इस काबिल नहीं रहेगी कि इलेक्शन लड़े। पार्टी तो वैसे इस काबिल नहीं रही ना, जो थोड़े बहुत रह गए हैं आदिल साहब, वो भी अब ये मैसेज करवा रहे हैं कि भाई आप इनको जल्दी जेल में डालें ताकि हम भी बाहर निकलें। अब उनकी ये फरमाइश है जो 6-8 रह गए कि आप इनको जेल में डालें। परवेज इलाही साहब, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल 8-10 आदमी जितने हैं, और कौन कौन है जितने भी अंदर है, जितने भी वफादार है अंदर है, वो कह रहे हैं इनको अंदर करें, वो कह रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड भी वो कह रहे हैं हम बाहर आने को तैयार है, इनको अब अंदर डाल दें। तो मैं तो पहले से कह रहा था कि आस्तीन के साहब थे हैं, और आपने देखा कि कार्ड के पत्तों की तरह सब निकले हैं, और आपने ये भी देखा कि कस्बे खाने वाले, गोली खाने वाले, चाइनीज़ कॉपी, 3rd क्लास क्वालिटी, हर किसी के जो लोग थे जिनका रोटी खाने को पैसा नहीं था, हमारा पति हो गए, वो उनके बहुत करीब समझाते थे, और उन्होंने कैसा अपने आप को हटाया है। और 9 मई के वाक़े वाले दिन नहीं, उसके कई हफ्तों बाद उनको ये चीज़ याद आई है समेत तरीके इंसाफ के चेयरमैन साहब को, जबकि वो ये काम कर सकते थे कि जिस दिन ये चीज़ हुई थी उसी दिन आके उसको कंडेम करते, तो बात चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती। इन्हें माफियाँ क्यों मिल रही हैं? फिर केसेस तो ख़त्म नहीं हो रहा है, माफ़ी क्यों मिल रही? माफ़ी तो नहीं मिल रही, आपको किस जगह माफ़ी मिल रही? बाकी करके बाहर आ रहे हैं। 9 मई के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का इल्जाम केसेस हैं, उन सब पे केसेस हैं, चलते रहेंगे वो केसेस, जो उस पर कन्विक्ट होगा वो होगा। असद उमर साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत मिल रही है, परवेज इलाही साहब को क्यों नहीं मिल रही? देखिए, ये तो आपने बड़ा ट्रिकी सवाल मुझसे किया है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट। आदिल साहब, देखिए, कुछ ख्वाहिशात के तहत ले रहे हैं जमानतें, कुछ ख्वाहिशात के तहत जमानतें नहीं ले रहे। ये सब पॉलिटिक्स हो रही है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो हो रहा है वो एक्चुअली जो नज़र हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, वो हो रहा है। तो अगर हम ये मानें कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ने ख्वाहिशात पे ज़मानत ले ली है, परवेज इलाही साहब खुद बाहर नहीं आना चाहते, आप इसको जिस तरह भी ये उसी क्लब का हिस्सा है जो आप कह रहे हैं, जो 7-8 बंदे रह गए हैं, वो बंदे ये चाहते हैं कि पहले इनको अंदर करो फिर हम बाहर हों। देखिए, ज़्यादा खटक साहब, वरना उनको मैं आता हूँ, खटक साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों ने वो डिस्कस करना है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ आपके, उनके, दोनों और कुछ लोगों के हवाले से
कि आप लोग पार्टी के लिए क्या करते रहे, लेकिन हुआ क्या। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं 7-8 के क्लब में फिर परवेज़ इलाही साहब समेत वो लोग, कुछ लोग खुद इसलिए भी बाहर आना नहीं चाहते कि शायद चेयरमैन उनसे कोई और काम कराना शुरू कर देंगे जो वो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ऐसा ही। ठीक है, और जो बाहर आ गए हैं उन पर अब कोई जोर नहीं है कि उनसे कोई काम कराया जा सके? नहीं, लेकिन उनके केसेस चल रहे हैं। असद उमर साहब, शाहमद कुरैशी साहब की बात करूँ, देखिए असद उमर साहब तो फुल्ली एक्सपोज हो गए ना, पांचों तरफ एक्सपोज हो गए। पहले तो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, चारों तरफ खेला, पकड़े गए, ही इज आउट। ओके, शाहमद कुरैशी साहब ने जो अपनी ख्वाहिश जाहिर की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब को जाके, वो मैंने आपको उनसे बहुत पहले बता दिया था कि वो अपनी ड्राइविंग सीट किसी को नहीं देंगे, वो पहाड़ से गाड़ी गिरा देंगे, लेकिन देंगे नहीं, और ऐसा ही हो रहा है। परवेज़ खटक साहब पे आपको बात करना चाह रहे थे, फिर मैं आपके सामने सवाल भी रखता हूं। परवेज़ खटक साहब तो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मामलात हल हो जाएं, वो भी नहीं हो सके। फिर मेरा ख्याल है केपी में भी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से, लेकिन चूंकि उन पर एक इल्ज़ाम लग गया कि वो लोगों को तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, क्योंकि मैं केपी के कल्चर को थोड़ा सा समझता हूँ तो मुझे पता है वो क्या कर रहे थे। आपके ख्याल में क्या हुआ? देखिए साहब, खटक साहब ने ना बहुत एक अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले किया है तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बचाने के लिए, जो मैं एग्जैक्टली वही काम कर रहा था। मेरा और उनका रेप्लिका का काम था। फ़र्क ये था कि मैं उनसे बहुत आगे जाके कर रहा था, वो स्टेज पे आके हिम्मत हार गए थे और पीछे बैकडोर में चले गए थे। लेकिन आप ये कह कि उन्होंने सांप का काम किया है तो उन्होंने नहीं किया, नंबर एक। और खटक साहब मेरे ख्याल से एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनकी राय को बिल्कुल रखना चाहिए था मद्देनज़र। चले हम तो खान साहब के साथ चले थे, उनके शागिर्द थे, लेकिन जो एक्यूमेन उनका था वो हमारा नहीं था। लेकिन उन्होंने कोशिश की, वो उन घटिया लोगों में से नहीं जिन्होंने उनको बैक स्टैप किया। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता सकता हूँ। मैंने ही कहा था कि वो इत्तेसाम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, वो एक अपना ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के फिर वो किसी स्टेज पे एक फॉर्म में एक को पार्टी बना दे तो अलग बात है, लेकिन वो अलग ही ग्रुप होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो खान साहब अपने मामलात चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें परवेज़ खटक साहब का भी बड़ा अहम रोल था, जो दूसरी तरफ जाकर बात कर रहे थे। और मेरे इल्म में है कि उनके तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद दोनों तरफ उनकी बात नहीं सुनी गई, ना इधर से सुनी गई ना उधर से सुनी गई। अलबत्ता ये ज़रूर था कि उनको ये इशारा ज़रूर मिल गया था कि आप भी ज़रा आराम से बैठ जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो खान साहब के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, जितनी मेरी नॉलेज में। मैं करेक्ट? देखिए साहब, कोशिश कर रहे थे। उनको किसी ने ये नहीं कहा था कि आप पीछे हो जाएं। मेरी उनके 5 साल वजारत आला में 2 दफ़ा उनके साथ बिगड़ भी चुकी है, लेकिन मैं उसके बावजूद जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। ये पीएम ऑफिस में जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी एक जगह मुलाकात हुई है, उस वक्त वजीर आजम थे, चेयरमैन पीटीआई, मैंने खटक साहब से पूछा आपकी मुलाकात हुई है किसी जगह? उन्होंने जी हुई है। मैंने कहा आपसे बातचीत हुई है? जी हुई है। फिर काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें थी जो ऑफ द रिकॉर्ड। उनके साथ ऐसा क्या हो गया? अगर वो कोई ग्रुप बना रहे थे तो क्या वो वाकई पार्टी तोड़ रहे थे या फिर सर्वाइवल के लिए ऐसा कर रहे थे? देखिए एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि आपके उनके अख्तलाफात थे, हो भी गए, ये एक प्रोफेशनल एक नॉर्म है, एक ब्लड लाइन होती है किसी भी कुर्सी पे बैठे हुए आदमी की। फॉर इंस्टेंस जैसे आप एंकर हैं तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी और ब्लड लाइन बताता है कि आपकी लड़ाई अलग, प्रोफेशनलिज्म अलग। लड़ाई को आप अपने प्लेटफॉर्म पे मिसयूज़ नहीं कर सकते, आपको अल्लाह ने राइट दिया है, तो ये तो आपकी क्वालिटी हुई। लेकिन जो खटक साहब थे वो पहले पार्टी को भी बचा रहे थे, खान साहब को भी बचा रहे थे, और उसके बाद KPK में अगर आप मुझसे बाय एंड लार्ज पूछें तो उनकी फॉलोइंग भी है। एक इलेक्टेबल्स का ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ेगा, और वो बढ़ाएंगे, और वो ग्रुप एक तगड़ा ग्रुप होगा जो बाद में पार्टी की शक्ल में आ जाए तो आ जाए, लेकिन वो तगड़ा ग्रुप होगा, बनाएंगे। ओके, अब ज़रा अलकादर ट्रस्ट पे आ जाए। ये शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने अलकादर केस के अहम मुल्ज़िम, वो गवाह भी हैं। ये क्या वजह है कि उनको वापस लाने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो रही? क्योंकि अगर राब्ता कार गायब होगा तो दूसरों को जोड़ेंगे कैसे? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर वो रोल है। उन्होंने जो आपके बारे में बात की वो आपको पता भी, आप उस पर बात भी कर रहे हैं, मैं मज़ीद भी उस पर बात कर लूँगा, लेकिन ये बताएं कि वो देखिए साहब, ये बड़ा एक ट्रिकी सी सिचुएशन है। जब सब ने मिल मिला के गंगा में हाथ धोए और पैसा बनाया होना, तो जो ताकतवर लोग होते हैं वक्त से पहले या उस गवाह को जान से मार देते हैं या उस गवाह को मुल्क से भगा देते हैं। ये नॉर्म रहा है पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया का भी ये कल्चर है, क्योंकि ये एक शातिर आदमी था। ये मारे जाने से पहले ये वक्त टाइम निकल गया, और इसको निकालने में भी उस ख़ास शख्सियत का हाथ है जिसने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके घर समेत सब ने जो गंगा में हाथ धोए, उस खास ने भी धोए थे, और उस खास की ही मैनिपुलेशन के तहत ये बाहर गए हैं। ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और अब जब वो लॉन्च हुए हैं तो वो लॉन्च इसलिए हुए हैं या उनको करवाया गया है लॉन्च उसी ख़ास और उसी चेयरमैन साहब की बदौलत
कि उसके दो मकासद हैं। एक अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है वो तो एक ओपन एंड शट केस है, इसमें बचत हो ही नहीं सकती। नंबर 2 ये कि एक और इसका इंसिडेंट जो मुझ पे लॉन्चिंग हुई और मुझे वो झूठा करार दिया गया और जो सब कुछ, और एक हीरो की तरह वो आए हैं लाइमलाइट के अंदर, वो उसका रीज़न ये कि जिस वक्त अरशद शरीफ साहब शहीद का कत्ल प्लान हो रहा था और उस प्लानिंग के अंदर वो दुबई से जिस दिन हटाए जा रहे थे और श्रीलंका भेजे जा रहे थे, उस दिन अफ्रीका, श्रीलंका, जो साउथ अफ्रीका जो भी था, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, कीनिया सॉरी। तो जब दुबई से जिस दिन उनको हटाया जा रहा था, वो जाने की तैयारी कर रहे थे, एक तो मैं उस दिन राब्ते में था और उन्हीं के इदारे का एक और एंकर उसका गवाह है कि मैं फ़ोन पे था। और शहजाद अकबर साहब दुबई फ्लाई करके उसे 2 दिन पहले आए थे। क्यों आए थे, क्या कोऑर्डिनेशन करने आए थे, क्या उनका वजूहात थी, उसके ताने बाने बहुत सारे भी जुड़ेंगे और मिलेंगे। और जब जुड़ना शुरू होंगे तो वो यूँ राउंड बन के, फांसी का फंदा बन के, उसमें ना ख़ास बचेगा, ना आम बचेगा, ना पॉपुलर बचेगा, ना तुरम खान बचेगा, ना फेवरेट बचेगा, ना फैसिलिटेटर बचेगा, ना रूप पोषने वाला बचेगा, ना लैपटॉप छुपाने वाला बचेगा। उस शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बड़े वसूख से, कन्विक्शन से, मेरी कन्विक्शन, मेरा फेथ अल्लाह में ऊपर, ये नहीं होगा। और इस चीज़ों के अंदर आपको शवाहिद भी मिल जाएंगे। कब तक? बहुत, देखिए, पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा हो, शायद मुझे आपको ना पता हो। शहजाद अकबर साहब फैज़याब हुए? बहुत ज़्यादा थे। आप फैज़याब की गुलाम हुए? फैज़ का पंटर था, बिल्कुल था। उनके ख़ास आदमी थे? ऑफ कोर्स। और यहाँ से निकलने में भी उन्होंने हेल्प की? तो सर, या तो वज़ीर आज़म कर सकता है, वज़ीर आज़म तो उस टाइम पे थे ही नहीं वो, या थे, लेकिन फैज़याब तो वो थे, हमेशा से थे। ओके, तो आप ये कहते हैं कि जो अरशद शरीफ साहब को 2 दिन पहले जाकर मिले दुबई में, इन्होंने मशवरा दिया है कि मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि ये इतना सिंपल केस नहीं है यार। कादिर के ऊपर वो मुझे कल तो वो इसलिए बेइज्जत बहुत हो गया, इसलिए वो बहुत बड़ा झूठा साबित हो गया कि मेरी गवाही तो अल्लाह के करम से लोगों ने दे दी। वो एक एतराज़ उठा रहे हैं कि आप कैबिनेट में थे, तो कैबिनेट में आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपका, और वो फौरन लिफाफा बंद हुआ, वो आपने उसका जवाब दिया है, मैंने सुना है, लेकिन वो कहते हैं रिकॉर्ड पे होता ना। मैं आपको उसका तरीकाकार बता दूँ आदिल साहब। देखिए आदिल साहब, एक तो ये कि मेरी गवाही काबीना के और लोग भी दे रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्शन रेस किया था, ठीक है। आप मलिक अमीन से पूछ सकते हैं, फवाद चौधरी से पूछ सकते हैं, ऐसे क्रेडिबल लोगों से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप ऑब्जेक्शन रेस करते हैं और डिबेट करते हैं तो वो मिनट्स का हिस्सा नहीं बनता। मिनट्स का हिस्सा तब बनता है जब आप कहें कि जी मैं ये मान रहे हैं लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ, इसलिए मेरा डिसेंडिंग नोट लिखा जाए, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि डिसेंडिंग नोट है या नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पर शहजाद अकबर के पास कैसे है, तो इससे आपको बहुत कुछ पता चलना चाहिए कि वहाँ के शवाहिद भी अपने साथ लेके लहरा रहा है, तो उसकी रसाई तो हमारे पर नहीं है। वो कह सकते हैं कि मैं एडवाइजर था प्राइम मिनिस्टर का, अकाउंटेबिलिटी तो मुझे वहाँ से ये, वो तो एक एडवाइजर थे ना, ही वाज जस्ट अ नॉमिनेटेड एडवाइजर, आई वाज इलेक्टेड फेडरल मिनिस्टर। और अगर आप खतरनाक बात करें, आप ये कह रहे हैं कि फेडरल कैबिनेट के मिनट्स ऑफ द मीटिंग उनके पास कैसे चलेगा? ये चोरी है, ये अलग ही क्राइम है। मैं इलेक्टेड फेडरल मिनिस्टर था, मेरे पास उसकी रसाई नहीं है, इसका कैसे रसाई आ गई, कैसे मिली हो? तो फिर आप समझ जाए ना कि गठजोड़ कहाँ से था। गठजोड़ वजीर आजम से लेकर, इनसे लेकर, घर से लेकर, दोस्तों से लेके, फैज से लेके, आईबी से लेके, सबके कमरों से गुजरते हुए जाता है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चों का खेल थोड़ी है। वो कहते हैं नैब तो कोई और चला रहा था, मेरा तो नैब पे कोई इख्तियार ही कोई नहीं था। देखिए जी, अब तो वो सारी, देखिए मैंने जो ऑब्जेक्शन रेस किया अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर, वो आज नहीं किया है, मेरे उस दिन उस काबीना के बाद के सारे आप वीडियोस निकाल लें, अखबारों की खबर। वो खबर भी लीक हुई थी, कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ किया। ये तो उस जमाने में खबर लीक भी हुई थी कि ये कुछ लोगों ने एतराज़ किया, उसका नाम आप लोगों का सामने नहीं आया। मैं तो नदीम मलिक साहब के मैं उस वक्त बोल के आया, ठीक है। मेरी गवाही तो ऑपोजिशन दे रही है, नून लीग दे रही है, जुबैर साहब ने कहा ये ही वाज द फर्स्ट वन टू कम आउट एंड से कि गलत हो रहा है, ठीक है। मुझे तो कोई चीज़ का डर नहीं है, और जो चीज़ें मैंने बताई है वो तो नैब में अभी तक किसी ने बताई भी नहीं थी। मैं तो बड़ा क्लियर अपनी लाइफ पे। वो चेयरमैन पीटीआई ने जो अपनी एक वजाहत दी है, उन्होंने वीडियो में जो बताया, उन्होंने कहा कि चूंकि वो बहुत अच्छे बिल्डर हैं, मैंने उनकी वजह से उनको ये दे दिया कि भाई वो सिर्फ ये कर सकते हैं जो पिछला काम हम करते थे, वो जो सालों में होता था, उन्होंने थोड़े से अरसे के वज़ीर आज़म जो थे वो उन्होंने कहा कि उनकी कैपेसिटी थी, इस वजह से हमने उनको ये टास्क दिया। देखिए मलिक रियाज साहब की आप बात कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है, वो ज़बरदस्त बिल्डर हैं, ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। उन्होंने अगर ये पैसे अपने दे के भी छुड़ाए हैं तो ये पाकिस्तान का दस्तूर रहा है। मेरे भी अगर 1000 रुपये फंसे हुए हो तो मैं 100 रुपये दे के सुकून से कहूँगा मेरे पैसे वापस कर दो, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि जब आप ये कहते थे कि नवाज शरीफ की प्राइवेट कॉरपोरेशन है पाकिस्तान, बाप की जागीर है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या वज़ीर आज़म जो थे तहरीक इंसाफ के, उनके घर की जागीर थी, उनकी अपनी मलकियत थी मुल्क, कि उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा इंसान है XYZ, तो मैं इसको नवाज देता हूँ पैसों से। भाई वो एक्सचेकर का पैसा था, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैसा था। और क्लॉज नंबर 10, आदिल साहब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें प्लीज़ कीजिएगा। क्लॉज नंबर 10 क्लियरली समरी की जो बाद में खाना पूरी हुई फाइल के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी पैसा एक्सचेकर अकाउंट में आना है, और अप्रूवल भी यही थी। तो अगर किसी ने रिश्वत नहीं भी ली होती तब भी फांसी का फंदा था सबके लिए कि एक्सचेकर अकाउंट का पैसा किसी और अकाउंट में कैसे चला गया। अप्रूवल वो कहते हैं टर्म्स में कहीं लिखा ही नहीं है। एनसीए के साथ एक प्राइवेट एंटिटी का मुआहदा था जिसके ऊपर आदिल साहब तो मेरी बात सुने, अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान को ताल्लुक नहीं था तो आप गजक बेचने के लिए उसको काबीना के अंदर लाए थे, जब काबीना की वो एजेंडा का हिस्सा भी नहीं था और सवाबदीद थी वज़ीर आज़म की, उसके कहने पर लाए गए थे, तो क्या गजक बेचने के लिए लाए थे? क्यों लाए थे? जब हमारा ताल्लुक नहीं था गवर्नमेंट के पास तो क्यों नहीं लाए? और अगर गवर्नमेंट की कैबिनेट, वजीर और प्राइम मिनिस्टर वो ख़त नहीं देख सकते तो फिर कौन देख सकता है? ये घटिया आदमी। तो फिर वो ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आप लोगों का ऑब्जेक्शन है, ना आप लोगों को वो दिखाया गया, वो 4 मिनट में 3 मिनट में आप कहते हैं लिफाफा बंद और भेज दिया गया, तो इसकी तो होल जिम्मेदार फिर चेयरमैन पीटीआई है ना। और चेयरमैन पीटीआई के साथ, देखिए चेयरमैन पीटीआई तो है ही, उनके साथ उनका इख्तियार था ना, वो आपको दिखाते ना दिखाते। नहीं, उनका इख्तियार नहीं था। देखिए असल में बाकी को तो फ़ोन चले गए थे, ठीक है, कि इस पर ज़्यादा बहस नहीं कर दी। दूसरा ये कि उनका इख्तियार था, मैं कह रहा हूं कि वो आप लोगों को ना दिखाते। चेयरमैन साहब आपका इख्तियार था, आप कहते हैं हमने देखना है। जब चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है इस पूरे किस्से के अंदर, उस वक्त अगर उसका फ़ायदा अगर चेयरमैन साहब या उनके घर में किसी को हुआ है तो इन जिन लोगों की मैं निशानदेही कर रहा हूँ, उस गंगा में पैसे पे हाथ इन सब ने भी धोए हैं। किस किस को फ़ोन गया था कि आपने कुछ नहीं बोला? मेजॉरिटी। देखिए मैं तो आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आदिल साहब एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं मान लेता हूँ बाकी लोगों को आप जिनका नाम ले रहे हैं, आपका ख्याल है उनको कॉल नहीं गई होगी? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, एक चकवाल का एजेंडा आया था हमारे कैबिनेट के अंदर, ये भी आप चेक करा लीजिए। सही है। चकवाल सुई गैस, हमारे पास रोटी खाने को पैसा नहीं था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। चकवाल की सुई गैस का एजेंडा 30 सेकेंड में अप्रूव हुआ, ठीक है, अप्रूव भी और लग भी गई। वो मेरे बाप के लिए की गई थी। कौन था चकवाल का बेनिफिशियरी? किसने सबको डंडा दिया हुआ था फोन के ऊपर? कैसे वो पास हुआ? उस पर तो कोई सवाल जवाब ही नहीं हुआ, तो आया यूं निकला और बाहर चला गया। 30 सेकंड में पास हुआ। आप एजेंडे का हिस्सा निकलवाएं, मेरी बात गलत साबित हो आप मुझे पब्लिकली अपने फोरम पे बुला के 100 दफा बोलेंगे। 30 सेकंड में आप ये भी चेक करें कि ये एजेंडा आया था, ये एजेंडा पास हुआ, इस वक्त मुल्क के हालात क्या थे? बताएं कि मैं गलत हूँ, बताएं मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रूफ करें मुझे। तो ऐसी कई चीजें कैबिनेट से पास हो जाती थी जो 1, 2, 3 मिनट में पास हो जाती थी। हाँ बिल्कुल। और ऐसी कई चीजें जो जेन्युइन चीजें थी वो कई महीने तो पास नहीं होती थी। और ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं। इलेक्ट्रिक कार्स का जो एजेंडा है उसमें एक कंपनी को बेनिफिट दिया गया, आउट ऑफ द वे जाके बेनिफिट किया, अरबों रुपए की उसमें हेरफेर हुई। वो किस कंपनी को? आपको मैंने कहा इलेक्ट्रिक कार की है ही 2-3 कंपनियां, उसमें एक कंपनी के हिसाब से उसकी शक्ल, उसका कद, उसका रंग, उसकी आँख, कान, नाप, वजन के हिसाब से उसको SRO इशू किया गया। वो क्या अंधेर हो रही थी? तो किसकी जेब में पैसा जा रहा था? हमारे बाप का। क्या पता मुल्क के लिए जरूरी हो, इसलिए मुल्क के जरूरी था कि सारी कंपनियां बिठा दें, इसको से भी काम कर दें। ये तो फिर फेवर होता है ना सर। तो फिर अगर वो पैसा किसको फिर तो इतने लोग जो 65 साल से हुकूमत करते हैं वो भी चोर नहीं है, उन्होंने भी किसी को फेवर किया, अपनी जेब भी भर ली, तो क्या हुआ? तो वो पैसा किसको गया? आप काबीना के एजेंडे निकालें, इधर फाइल लेके बैठे, 2 घंटे का प्रोग्राम करें, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप देखते जाए, इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैं गलत हूँ तो जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि काबीना में कई ऐसे फैसले हुए जो 1-1, 2-2, 3-3 मिनट में, बहुत ज्यादा टाइम बता रहे हैं, उससे पहले 30 सेकंड में भी हुआ, ये आया, ये साइन हुआ। तो वो जब इलेक्ट्रिक कार्स वाला हो रहा था तो किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? हाँ, किसने? बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मैंने ऑब्जेक्शन किया, फवाद ने ऑब्जेक्शन किया, अमीन असलम ने ऑब्जेक्शन किया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसने मना किया आप लोगों को कुछ ना बोले? भाई अगर ये 3 आदमी अगेंस्ट और 40 आदमी उसके फेवर में, तो मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी इन द कैबिनेट। उधर भी कॉल आई थी? नहीं, मुझे उसका इल्म नहीं, कॉल आई नहीं हुई। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर। एक ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक। आजम खान और कुछ दीगर अफराद के सुल्तानी गवाह बनने की बातें हो रही हैं। होनी चाहिए। आजम खान क्यों, मेरे उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे,
बहुत सरफिरा आदमी था, मैं भी सरफिरा था, बाकी मिनिस्टरों को तो वो निकाल भी देता था अपने कमरे से बाहर। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने मिस यूज़ ऑफ पावर ज़रूर की, लेकिन मेरा दिल कहता है ना मैंने कुछ देखा है उसको पैसे की लेन देन में, लेकिन ये जो घटिया आदमी है ये उसके कमरे में बैठ के उसको भी ख़राब करने वाला यही आदमी है, क्योंकि आज़म खान के कमरे में ये घटिया आदमी बैठता था और सबसे पहली ब्रीफिंग ये घटिया आदमी और आज़म खान ही चेयरमैन साहब को देते थे सुबह 11:05 में, और 11:45 बजे या 2:30 बजे फैज़याब होते हुए एक साहब आते थे, वो उसको इंडोर्स करते थे, शाम को IB वही रिपोर्ट कंफर्म कर देती थी और चीज़ चलना शुरू हुआ। बहुत सीधा सीधा है। फिर मोक्किल शोक्किल जिनविन भी उसके बीच में आए थे, तो वो अलग अलग स्टोरी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जाए? किन की? आज़म खान साहब की आने वाली है। देखिए आज़म खान, मेरा अपना ख्याल है कि उसको रियलाइजेशन है कि उससे बहुत बड़े बड़े काम करवा लिए गए, उसको भी दोस्ती में दगा दे दिया इस घटिया आदमी ने, और मेरा अपना ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए सच ज़रूर बोलेगा। ज़्यादा पावरफुल कौन था, शहजाद अकबर या आज़म खान? नहीं, शहजाद अकबर की तो कोई औकात नहीं थी शुरू में। तो फिर जिनके पास पावर थी उन्होंने फैसले आज़म कर खान दिए की पावर उस तक चली गई थी, फैज़याबी उस तक चली गई थी और IB उसके कंट्रोल में आ गई थी। क्या आर्ट था ऐसा? वो भी आर्ट या शरबत का गिलास होता है या पैसों का ब्रीफकेस होता है, और ऐसे घटिया आदमी से तो आप कोई भी लेवल की बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस मुल्क में पहले भी होती रही है, आज भी ये सब कुछ तो होता रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ कोई नई चीज़ तो नहीं जो आप बता रहे हैं। आपके ख्याल में तोशा खाना का मामला कब तक राउंड अप होगा? कितना जल्दी? देखिए मैं ये तो नहीं आपको कह सकता कि तोशा खाना पहले होगा या बाकी चीज़ें पहले होगी, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सितंबर से पहले होगा। हाँ बिल्कुल, सितंबर से पहले बिल्कुल 16 सितंबर से पहले हो जाए जी, हो सकती है 90% चांस। तो अब आपके ख्याल में आज़म खान साहब भी जो है मुल्क के लिए बोल सकते हैं, आपको लगता है इलेक्शन टाइम पे होंगे? यही फ्लाइट आज तक टाइम पे नहीं चली तो भाई इलेक्शन हमेशा 15-20 मिनट लेट होती है, बात आपकी ठीक है। एक प्राइवेट एयरलाइन में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो टाइम पे जा रही होती है, PIA में जो दोस्त ट्रैवल कर रहे थे वो कहते हैं लेट हो गई है। 15-1 मिनट हो सकती है ना लेट, आधा घंटा हो सकती है, 2 घंटे, यानी महीना डेढ़ हो सकता है लेट, ये ज़्यादा है सर। अभी आपका AC खराब हो जाए तो हमारा प्रोग्राम भी आगे चला जाएगा, छोटा मोटा है। नहीं AC पे तो हम करते रहेंगे प्रोग्राम, लाइटें बंद हो जाए तो प्रोग्राम तो लाइटें बंद हो सकती है ना, वो टाइम पे हो जाएगा, बस इतनी तो चलती है ना। PIA की फ्लाइट डिले वाला तो चलता है ना, मौसम की खराबी हो जाती है, कभी खाना टाइम पे नहीं आता, कभी कैप्टन की तबीयत खराब हो जाती है, कभी यूनिट खराब हो जाता है, कभी टायर पंचर हो जाता है, छोटे मोटे चलते हैं डिलेज। तो आपके ख्याल में कितने एक महीने डिले हो सकता है? मैं तो इतना स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये आपको कह सकता 6 महीने तक हो सकता है। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि PIA की फ्लाइट जिस दिन मुल्क में टाइम पे चलना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ टाइम पे होना शुरू हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि डिले हो सकता है, कितना होगा ये नहीं पता? जी सर। ठीक है, ये बताइएगा कि इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो नून लीग पीपल्स पार्टी ये कहाँ खड़े हुए होंगे आपके ख्याल में? सब्र करेंगे या ये भी सारे एक ट्रक में चढ़ जाएंगे? नहीं सर, एक्चुअली तो ये सब एक ही हैं। ये जो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं ये भी आपस में एक दूसरे को थपकी दे के दी जा रही हैं। ये कोलेशन की गवर्नमेंट है, आगे भी आधा अक्सरियत इसको नॉमिनेट करेगी, आज़ाद उम्मीदवार और इस्तेकाम पार्टी एक ऐसा यूनिट होगा जो इंजन को चलाने के लिए एक मेन मैकेनिज्म में लगाया जाएगा या लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फ्री रन किसी को ही मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड पे पीपल्स पार्टी का बेचने कुछ नहीं है, नून लीग का बेचने को कुछ नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये कोलेशन की होगी, अभी थोड़े दिन बाद आप फिर एक दूसरे को गालम गलौज देते हुए देखेंगे, ये समझते हैं कि वोटर ही हो जाएगा, इनमें आपस में लड़ाई है। वोटर भी अब बड़ा समझदार हो गया, वो समझ गया है ये खाना पूरी करते हैं सारे एक ही, तो बंदर बांट होगी इनके आपस के बीच में। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन PTI ने प्लेट में रख के इनको सरकार दे दी है। मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं? जी, मुझे बहुत हद तक नजर आते हैं। लगता है आपको? मुझे लगता है। और PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट होगी या सोलो फ्लाइट होगी? कोलिशन। सोलो फ्लाइट है पाकिस्तान में अगले 10-15 साल तक 25-30 साल मुझे तो नजर नहीं आता। 25-30 साल नजर नहीं आती आपको? सोलो फ्लाइट नहीं होगी। मियां साहब को चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे हैं, तो ये जो हालात हैं, इकनॉमिक कंडीशन है, एक एतराज़ ये हो रहा है कि ये PDM की गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। IPP जो बनी, IPP वालों ने कहा कि अगर ये परफॉर्म कर रहे होते तो शायद हालात बेहतर होते हैं। इन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया, पिछलों ने भी नहीं किया, हालांकि IPP के लोग खुद भी वजीर हैं, 2 एडवाइज़र हैं। तो देखिए ये तो आप ये दोबारा इसी किस्म का इत्तेहाद मुल्क को बेहतर तरीके से चला। देखिए आदिल साहब, ये तो नालायकों की टीम थी। अगर हम नालायक थे तो ये हमसे महानालायक थे और बार बार आजमाए हुए नालायक थे और निकम्मे नाहल नकम्मे बिल्कुल नाहल हैं। इनके पास तो इनको ये भी नहीं पता कि
इस गाड़ी की चाबी से दूसरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। ये इतने नालायक हैं कि उस गाड़ी की चाबी से चाहते हैं हर गाड़ी स्टार्ट हो जाए। इनकी आइडियोलॉजी पीडीएम की बता रहा हूँ। बट इस मुल्क ने इस तरह चलते रहना है, इसी तरह ये उड़ जाएगा। मौलाना साहब क्यों नाराज है? सर देखिए, मौलाना साहब को तो उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया, आज भी इस्तेमाल करें। वक्त ज़रूरत उनको गले से लगा देते हैं। वक्त ज़रूरत उस वक्त उनके बेटों की रिक्वायरमेंट थी मौलाना साहब की कि अच्छी वजारतें दे दें, वो उसमें खुश हो गए। जो 3-4 साल उनको बिल देने में प्रॉब्लम्स आई, वो अगले 4-5 साल के बिल्स के उन्होंने काम कर लिए हैं। अब वो मौलाना साहब को जब ज़रूरत पड़ेगी वापस गले मिला लिया उन्होंने गले, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी फिर पीछे कर देंगे। थैंक यू सो मच। फैसल वाडा साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। फैसल वाडा साहब बता रहे थे कि कैबिनेट में क्या होता रहा है और ये कोई एक वाक़या नहीं था। जो बात की जा रही है कि अलकादर ट्रस्ट वाला मसला जो है वो आया और फ़ौरन चला गया, और NCA वाला मसला आया और चला गया। ये कई ऐसे डिसीजंस हैं जो 30 सेकंड तक और 1 मिनट तक भी हुए हैं, और ऐसे कई डिसीजंस हैं जहां लोगों को नवाजा गया है और फिर बात ये की जाती थी कि जी हम जो है वो चीज़ों को तब्दील कर देंगे। अगर तब्दीली इस तरह हो रही थी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होता रहा है इस मुल्क में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध गवर्नमेंट हाई कोर्ट के डिसीजंस की खुल्लम खुल्ला वायलेशन कर रही है, कैसे ये आपको बताएंगे, और क्यों एक शख्स को और चंद अफराद को बचाने के लिए जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। सर्विस डिलीवरी और मुल्क चलाने के लिए सिविल सर्विस का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आइन की रूह से ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक और मेरिट के उसूल पर कायम किया जाता है। बसूरत दीगर नताइज अकरबा परवरी, करप्शन और बैड गवर्नेंस की सूरत में निकलते हैं। हुकूमती इदारों पर अवाम का एतमाद मजरूह होता है और रूल ऑफ लॉ ख्वाब बनकर रह जाता है। बदकिस्मती से मुल्क के मौजूदा हालात इस हकीकत की वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं, जिसकी हालिया मिसाल सूबा सिंध, जहां सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक मंजूर नज़र अफराद को आला ओहदों पर भर्ती किया गया। ना सिर्फ ये कि खिलाफ कानून भर्तियां की गईं, बल्कि अदालती अहकामात को बालाए ताक रखकर इन अफराद को आला ओहदों पर तरक्कियां भी दी गईं। तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वहीद अली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया कि वज़ीर आला सिंध ने सिविल सर्विस रूल्स के बरखिलाफ सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने मनपसंद अफराद को असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर भर्ती किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ये भर्तियां आइन के आर्टिकल 240 और 242 के मुताबिक कानूनी तकाजे और इश्तिहार दिए बगैर अमल में लाई गईं। लिहाजा इन असामियों को खाली करार दिया जाए, जिस पर 6 जून को सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन पर मुश्तमिल बेंच ने 5 अफसरान की 21वें ग्रेड में तरक्की को गैर कानूनी करार दिया। लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद भी सिंध हुकूमत अमल दरामद से गुरेजा है। इन अफसरान में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD इम्तियाज अली शाह, मखदूम शकीलुज़्ज़मान, दानिश सईद चिरागुद्दीन हिंगोरो और सईद अहमद आवान शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन अफसरान को मुकाबले के इम्तिहान के पास किए बगैर ग्रेड 17 में भर्ती किया गया, जो अगरचे वजीर आला का इख्तियार है, लेकिन उसके बाद मुस्तकिल होने और तरक्की पाने के लिए महकमाना इम्तिहान पास करना ज़रूरी होता है। मगर इस शर्त से भी इस्तिस्ना देते हुए वजीर आला सिंध ने अफसरान को तरक्कियाँ दी। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इन 5 अफसरान की तरक्कियाँ फौरी वापस लेने के अहकामात जारी किए और चीफ सेक्रेटरी सिंध को 15 दिन में कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की, मगर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। बल्कि 6 जुलाई को सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अफसरान में से एक MD सॉलिड वेस्ट इम्तियाज अली शाह को छुट्टियों पर जाहिर किया गया और उस दौरान आर्जी तौर पर ग्रेड 19 के सेक्रेटरी सॉलिड वेस्ट बोर्ड नसीमुद्दीन मीरानी को MD का इजाफी चार्ज दिया गया। यानी ओहदे से हटाने के बजाय अदालत को धोखा देने की कोशिश की गई। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी कई अदालती फैसलों में सिंध हुकूमत के इस तर्ज अमल को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है। हाई कोर्ट फैसले के पैरा 32 में लिखा है कि सिंध हाई कोर्ट इसी नौइयत के फैसले 2011 में भी कर चुकी है, 2019 में भी ऐसे फैसले कर चुकी है, जिसके मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के जरिए भर्ती अफसरान को महकमाना इम्तिहान पास करने की हिदायत दी गई हैं। ताहम इनमें से कुछ अफसरान अब भी महकमाना इम्तिहान पास किए बगैर ओहदों पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक सिंध हुकूमत ने अदालती फैसलों से रूगर्दानी करते हुए उनको अगले ग्रेड में तरक्की भी दे दी है।
मौजूदा फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने उन पिछले अदालती फैसलों पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इस पैरा में आगे चलकर अदालत ने 2019 के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध को हुक्म दिया गया था कि वह ऐसे अफसरान का रिकॉर्ड चेक करें जो महकमाना इम्तहान पास किए बगैर एग्जीक्यूटिव प्रोविंशियल सर्विस कैडर में काम कर रहे हैं। मजीद ये भी मालूम करें कि आया ऐसे अफसरान को दी जाने वाली तरक्कियां कानून के मुताबिक हैं और क्या इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखा गया है। दिलचस्प बात है कि 2019 में भी चीफ सेक्रेटरी को अमल दरामद रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 माह का वक्त दिया गया, मगर अदालत को दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की गई। अगर दी जाती तो 5 अफसरान के खिलाफ नया हुक्म जारी करने की जरूरत पेश ना आती। जिन अफसरान ने इस फैसले पर अमल नहीं किया उन्हें वजीर आला सिंध ने महकमाना इम्तिहान पास करने की शर्त से इस्तिस्ना दे रखा है, जबकि अदालती फैसले के पैरा 36 में करार दिया गया है कि वजीर आला को ऐसा इख्तियार नहीं था क्योंकि इस्तिस्ना से महकमों में नाअहली को फरोग मिलता है। सिंध हुकूमत की जानिब से अदालती फैसलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। इस ज़िम्न में अदालती फैसलों को बेअसर करने के लिए रूल्स और कवानीन में तब्दीलियों की भी दिलचस्प कहानी है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के इसी बेंच का एक और फैसला भी मौजूद है जो 12 जून को जारी हुआ, जिससे सिंध हुकूमत की नीयत पर मजीद सवालात उठ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक 2018 में सिंध हुकूमत ने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस रूल्स तरतीब दिए, जिसमें रिवायती तौर पर मौजूदा एग्जीक्यूटिव प्रोविंशियल सिविल सर्विस कैडर प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट सर्विस को मर्ज कर दिया गया। हालांकि दोनों सर्विसेज की जानिब डिस्क्रिप्शन में वाज़े फ़र्क है। ये दोनों जॉब डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल सर्विस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और फील्ड जॉब जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, जबकि सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के कराची सेक्रेटेरिएट तक महदूद है, जैसे कि मुख्तलिफ महकमों में मौजूद सेक्शन ऑफिसर्स जो है वो होते हैं। 12 जून को जारी किए गए फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने इस इकदाम को भी कलअदम करार दिया और सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नए रूल्स को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सर्विस कानून के मुनाफी करार दिया। अदालत ने लिखा कि सियासी मुदाखलत से आज़ाद और रुकावट के बगैर काम करने के लिए आइन सिविल सर्विस स्ट्रक्चर की हिफाजत करता है, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इसकी बुनियाद मेरिट है, जिसे PMS रूल्स मुतारिफ करवा कर ख़त्म कर दिया गया है। इस आम इशू पर हमने सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हुकूमती ओहदेदार बात करने को तैयार नहीं। इस हवाले से हमने एडवोकेट जनरल सिंध से भी रब्ता किया, मगर वो भी माजरत कर गए। इस अहम इशू पर अब भी सिंध हुकूमत को मेरी दावत है कि जब भी वो बात करना चाहें, हमारा फोरम इसके लिए हाजिर है। लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे अहम इदारे पर एक नाअहल अफसर को क्यों रखा जा रहा है। याद रहे कि जनवरी में इम्तियाज अली शाह की बतौर MD सॉलिड वेस्ट तकर्री का नोटिफिकेशन वापस हो गया था, लेकिन एक दिन के अंदर ही दोबारा नोटिफाई कर दिया गया। क्या एक शख्स इतना अहम और ताकतवर है या फिर कुछ और माली मामलात में कारफरमा है? ये जवाब देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।